हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो हम ये भी समझेंगे इसमें कि कैसे एक व्यापारिक कंपनियां जो कि व्यापार के मकसद से आई थी, वो कैसे व्यापारी से एक शासक बन जाती है। ये पूरे सफर हम समझेंगे। और इसमें जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा, आपको पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें अच्छी लगती है आप उसे अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। मैं ना तो ज़्यादा पीछे जाऊंगा, ना ही ज़्यादा आगे जाऊंगा, टू द पॉइंट चलूंगा। पूजा, डार्लिंग, आगे, देखा, फैशन में। ठीक है, ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक है कि जो यूरोपीय कंपनियां आई थी उनका सीक्वेंस क्या था, ये उसके लिए ट्रिक है। तो पू से हो गया पुर्तगाली, पुर्तगाली। डार्लिंग से हो गया मतलब डच। आगे का मतलब हो गया अंग्रेज, इसको छोड़ दीजिए। फैशन का मतलब फ्रांसीसी। लेकिन इसको अगर देखेंगे तो देख सकते हैं ये डेनिश भी आए थे बीच में। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, अंग्रेज आए थे, डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। पुर्तगाली का जो समय आया हो था ना आने का, वो था 1498 का। डच लगभग 1602 आए थे। अंग्रेज आपका 1608 में आए थे। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अभी। डेनिश को इसको छोड़ दीजिए। फ्रांसीसी जो थे वो, तो ये है इनका आने का क्रम। ये सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन में एक क्रम ही पूछ लिया जाता है कि आप इससे सीक्वेंस वाइज लगाओ कि पहले पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो ये आपसे पूछा जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम चलते हैं पुर्तगाली पे। सबसे पहले आया था पुर्तगाली। तो पुर्तगाली में अगर हम जाएंगे तो एक वास्को द गामा करके, ये पुर्तगाली नाविक था और ये चलता है तो 1498 में पहुंच जाता है भारत। और भारत में कहाँ पे पहुंचता है? कालीकट। कालीकट ये कहाँ पे पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। ठीक है, केरल में। केरल को उस समय जाना जाता था मालाबार के नाम से, मालाबार के नाम से। और कालीकट को इस समय किस नाम से जाना जाता है? कोझी कोड, कोझी कोड। ठीक है, कोझी कोड। तो ये मालाबार पे, वहाँ पे एक शासक था जिसका नाम था जमोरिन। और जमोरिन किसको बोला जाता था? जमोरिन जो था वो केरल पे जो शासन किया करता था, यानी कि मालाबार पे जो शासन किया करता था, वहाँ के रहने वाले शासक को बोला जाता था जमोरिन। ये एक उपाधि थी। तो जमोरिन क्या काम करता है? इसका वास्को का स्वागत करता है। जैसे ही ये वेलकम करता है तो पहले से ऑलरेडी अरब व्यापारी यहाँ पे रह रहे थे, तो वो क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं, यानी कि वो इस बात का जबरदस्त विरोध करते हैं। अब यहाँ से ये भाई साहब वास्को निकल के जाता है, कहाँ पे जाता है? गोवा में। और गोवा में वहाँ पे अपना खुलता है फैक्ट्री। ठीक है, इसको आप यूं बोल लीजिए कि ये एक व्यापारिक केंद्र बना लेता है। ऐसा कहा जाता है कि वास्को द गामा को आने में और जाने में जितने पैसे खर्च हुए थे उसका 60 गुना ये बेच के कमा लेता है, यानी बहुत ज्यादा मुनाफा इसे मिलता है। फिर वापस 1503 में फिर आता है वास्को। तो ये पुर्तगाल का था, यानी कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। जब तक अंग्रेज सोच भी नहीं सकते थे तब तक ये पुर्तगाली ऑलरेडी आ चुके थे हमारे देश में, और इन्होंने व्यापार करना भी शुरू कर दिया था। अब आते हैं पुर्तगाली के बाद आता है डच। तो डच भी लगभग 1602 के आसपास ये आ गए थे। और ये आने के बाद कुछ नहीं, ये जाते हैं मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, और वहाँ पे ये अपनी फैक्ट्री ओपन करते हैं। और ये व्यापार करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद तो इन्होंने और भी फैक्ट्रियाँ खोली थी। इन्होंने सूरत में भी फैक्ट्री खोली। तो ऐसे खोल के ये व्यापार करना अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी तक तो कोई इशू नहीं था। अब समय आता है सन 1600 का। सन 1600 वो समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होती है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी,
ये बनाई जाती है। कहाँ पे बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में जब ये बनती है तो बनने के बाद वहाँ की जो महारानी होती है, महारानी एलिजाबेथ, उनसे एक एग्रीमेंट करते हैं ये, उनसे ये एक एग्रीमेंट करते हैं। किस चीज का एग्रीमेंट करते हैं? कि मैं अपने पूरब में जा करके किसी भी देश को खंगाल सकता हूँ, यानी कि मैं किसी भी देश को खोज सकता हूँ जहाँ पे मुझे व्यापार करने के लिए सहूलियत हो और मैं वहाँ से सामान खरीद कर लाऊं और अपने देश में बेचूं। ये क्या मतलब, कंपनी जो है वो एकाधिकार मांग रही है, यानी कि मैं ही हूँ जो जाके पूरब से व्यापार करूंगा। ठीक है, ये पहला इनका इजाजतनामा था। और इन्होंने ये भी बोला कि मैं जब सामान ला करके बेचूंगा तो कोई और दूसरी कंपनी इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटिश में मेरे साथ होड़ नहीं करेगी, यानी कि मेरे साथ टक्कर नहीं देगी। मतलब आप सीधा सीधा ये समझिए कि इन्होंने व्यापार पर ही एकाधिकार की डिमांड कर दी थी उसी टाइम पे। किंतु इस इजाजतनामे का कतई ये मतलब नहीं था कि यूरोप में रहने वाले अन्य ताकतें इनके साथ होड़ नहीं करेंगी। वो तो आ सकती है, लेकिन कोई और ब्रिटिश कंपनी नहीं आ सकती थी पूरब में। यहाँ पे ये एग्रीमेंट हो जाता है कि ईस्ट की तरफ कोई भी ब्रिटिश कंपनी नहीं जाएगी, इंग्लैंड की कंपनी नहीं जाएगी। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ ने ये परमिशन तो दे दिया। अब ये क्या काम करते हैं कि सन 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नुमाइंदा होता है वहां से कुछ बंदे निकलते, तो उसमें से एक होता है टॉम हॉकिंस। ये 1608 में कहाँ पे पहुंचता है? सूरत में पहुंचता है। ये सूरत में पहुंचता है। सूरत में पहुंचने के बाद सन 1609 में ये पहुंचता है जहांगीर के दरबार में। कहाँ पे? आगरा पहुंचता है और बोलता है जहांगीर से कि सर मुझे परमिशन चाहिए। जहांगीर बोलता है भाई किस चीज का? तो ये बोलता है कि मुझे फैक्ट्री ओपन करने का। किस चीज का परमिशन चाहिए था इसे? फैक्ट्री ओपन करने का। जहांगीर बोलता है क्यों? तो ये बोलता है कि मुझे ट्रेड करने है, यानी कि व्यापार करना है। तो जहांगीर बोलता है निगेटिव, यानी कि जहांगीर साफ साफ मना कर देता है। जहांगीर जब साफ साफ मना करता है तो फिर सन 1613 में फिर एक आता है थॉमस रो करके। ठीक है, ये जो थॉमस रो करके आता है बंदा, ये पहुंचता है फिर जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर के दरबार में यानी कि मुगल बादशाह जो जहांगीर था उसके दरबार में जब आगरा पहुंचता है तो बोलता है, पहले कुछ नहीं बोलता है, पहले जहांगीर को एक बग्घी देता है। बग्घी मतलब ये समझिए कि ये एक ऑफर देता है, इनडायरेक्टली एक रिश्वत दे रहा था। बग्घी देता है तो जहांगीर बुलबुल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो जहांगीर जब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो जब इसने बग्घी दिया तो बोला कि सर इजाजत चाहिए। जहांगीर बोलते हैं किस बात का? ये फिर बोलता है फैक्ट्री ओपन करने का। तो जहांगीर बोलते हैं तथास्तु, क्योंकि ये ऑलरेडी बग्घी पा करके खुश थे तो उस खुशी में ये बोल देते हैं तथास्तु, यानी कि आप फैक्ट्री ओपन कर लीजिए। जैसे ही इसका परमिशन मिलता है फैक्ट्री ओपन करने का, ये झट से सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री ओपन करते हैं। ठीक है, सूरत में ये अपनी पहली व्यापारी कोठी खोलता है। फिर धीरे धीरे मद्रास में भी बढ़ते हैं। तो ऐसा करके आपको मालूम है कि मद्रास, मुंबई, ये सब धीरे धीरे ये हो जाता है। ये चीजें थोड़ी सी और आगे बताऊंगा मैं। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1615 में ये अपनी व्यापारी कोठी खोल लेती है तो अभी तो सब चीजें जो थी वो नॉर्मल चल रही थी कुछ भी, क्योंकि इनका मेन मकसद व्यापार करना था। ट्रेड भी किस चीज का? जैसे मसाले का, दालचीनी का, नील का, रेशम का। ठीक है, इन सब का ये व्यापार करने के मकसद से ही आए थे और व्यापार कर रहे थे।
तो व्यापार टैक्स यानी कि ट्रेड टैक्स भी ये राजा को दिया करते थे। कुछ भाग जो है वो राजा को देना पड़ता था। तो ये चीजें नोटिस करते करते ये चल रहे थे, ऐसे चीजें चल रही थी। तो फिर 1662 के आसपास फ्रांसीसी आते हैं, तो ये भी व्यापार करने लगे। तो आप देखिए, अरब भी व्यापार कर रहे हैं और डच भी व्यापार कर रहे हैं, फ्रांसीसी भी कर रहे हैं, पुर्तगाली भी कर रहे हैं और अंग्रेज भी कर रहे हैं। अब एक साथ इतने लोग व्यापार कर रहे हैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई चीनी है और आपके पास मांगने वाले 5 लोग हो जाए, तो आप तो सिंपल सी बात है कि जो 2 रुपये की चीज थी उसे आप 10 रुपये में बेचेंगे। तो इन लोगों का जो व्यापार में प्रतिस्पर्धा था ना, इसकी वजह से जो मेन चीजें थी यानी कि जो सामान थी उसके दाम जो थे वो आसमान छूने लगे थे। तो जैसे आसमान वो छूने लगे थे, तो इसकी वजह से इन लोगों के बीच जो ट्रेड प्रतिस्पर्धा थी ना, अब वो धीरे धीरे लड़ाई का जन्म लेने लगी। लड़ाई में क्या करते थे ये, जैसे मान लीजिए कि समुद्र के रास्ते अगर अंग्रेज जा रहे हैं, अंग्रेज और इधर पुर्तगाली है, तो ये अंग्रेज सामान लेकर के जा रहे हैं, तो पुर्तगाली क्या काम करते थे कि इनके जहाजों को ये डुबोने की कोशिश करने लगते थे, या इनके व्यापार में ये लोग टांग अड़ाने की कोशिश करने लगते थे, या फिर एक दूसरे को मार देते थे बीच समुद्र में। तो इस तरीके से जो व्यापार की प्रतिस्पर्धा थी वो धीरे धीरे लड़ाई का जन्म लेती है। और लड़ाई का जन्म लेने के पश्चात इन लोगों के पास अब केवल समुद्र में लड़ाइयाँ नहीं होने लगी, बल्कि ये अब धरातल पे भी जन्म ले ली लड़ाई। और वहाँ पे जो एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई करते थे, तो ये लोग एक दूसरे के अपोजिट होकर के राजाओं के साथ मिल करके भी लड़ाई करने लगे। किस लिए? क्योंकि हमारा जो व्यापार है, हम राजा के साथ मिले रहेंगे तो हमारा जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो क्योंकि अरब, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज सब चाहते थे कि व्यापार में मुनाफा कमाए, लेकिन यहाँ पर से प्रतिस्पर्धा होने की वजह से ये लोग व्यापार में उतना मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे जितना कि मुनाफा कमाना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि पुर्तगाली जब सबसे पहले आए थे, तो उसमें वास्को डी गामा आने और जाने का जितना भी उसका खर्चा हुआ था उसका 60 गुना वो कमाया था। लेकिन अब इनमें प्रतिस्पर्धा होने की वजह से चीजों के दाम तो बढ़ गए, लेकिन कमाई जो थी उतनी नहीं हो पा रही थी। तो ये प्रतिस्पर्धा ही इनके लड़ाई के बीच का कारण बनती है। जब लड़ाई का कारण बनते हैं, तो जो अंग्रेज थे ना, ये अंग्रेजों ने अपने जो फैक्ट्री बनाई थी ना, तो फैक्ट्री के चारों तरफ एक किला टाइप का बना दिया। किला टाइप किस लिए? किला टाइप का बना दिया, या कुआं टाइप का, या गारा ऐसा करके खाई बना दिया। वो किस लिए? वो इसलिए कि कोई भी अगर इनके ऊपर हमला करता है ना, तो ये जो किला है अपनी सुरक्षा के लिए। इन्होंने यहाँ तक कि यहाँ पे इन्होंने अपनी खुद की सेना भी रखना स्टार्ट कर दी। सेना किस लिए? ये बोलते थे कि मुझे अपनी फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए, यानी कोई हमारे ऊपर आक्रमण न करता, उसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने सेना तक रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे और जो राजा थे ना, उन्हें ये चीजें बुरी लगी थी। लेकिन मैं आपको और चीजें बताऊंगा कि हुआ क्या था। ये चीजें बुरी लग रही थी इन्हें, थोड़ा थोड़ा वो चीजें समझ में आ रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। इन्होंने अपने चारों तरफ रास्ता ऐसा बनाया था कि वो रास्ता जो था सीधे नदी के पास में खुलता था, या नदी के रास्ते इन्होंने सुरंग तक बनाना स्टार्ट कर दिया था। और ये देखते हैं कि जो ने यहाँ तक भी किया था कि इसके आसपास इन्होंने बस्ती, यानी बस्ती किसकी बस्ती? व्यापारियों की बस्ती। व्यापारियों की बस्ती मतलब कोई ऐसा इंडियन जो मतलब अपना सामान बेचना चाहता है, तो उसको यहाँ पे अपने आसपास इन्होंने बसा दिया। यहाँ तक इन्होंने किया था कि यहाँ पे इन्होंने तोप तक लगवा दिए थे। अपने जो फैक्ट्री थी ना, उसके ऊपर तोप भी लगवा दिया। तो अन्य राजाओं को ये चीजें तकलीफ देने लगे कि यार एक बंदा जो व्यापार करने के लिए आया, उसे तोप की क्या जरूरत है, उसे इतने बड़े किले की क्या जरूरत है। ये सब चीजें उन्हें डाउट होने लगा था। किंतु अंग्रेजों ने क्या काम किया कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, लेकिन उससे पहले ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये
एक समझौता करती है, यानी कि औरंगजेब से बोलती है कि मेरा जो ट्रेड टैक्स है ना, यानी कि हम लोग जो ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, वो टैक्स क्या कर दो, माफ कर दो। तो अंततः औरंगजेब इस चीज के लिए मान जाता है और इनका जो ट्रेड टैक्स था ये माफ कर देता है। लेकिन ट्रेड टैक्स तो माफ कर दिया, लेकिन हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उसने माफ किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का माफ किया था। लेकिन यहाँ में रहने वाले जो ऑफिसर थे ना, ऑफिसर्स जो अपना पर्सनल ट्रेड किया करते थे, वो भी बोलते थे कि मैं भी टैक्स नहीं दूंगा। और ये चीजें सबसे ज्यादा बुरी लग रही थी, क्योंकि 1707 में औरंगजेब तो मर जाता है, लेकिन उसके बाद बंगाल का नवाब जो था वो था अलीवर्दी की रहा 1751 के आसपास। तो ये जो अलीवर्दी था ये भी बार बार बोला करता था कि मुझे टैक्स चाहिए, तो ये लोग साफ साफ मना करते कि हम टैक्स नहीं देंगे। 1756 में एक शासक आता है और वो उसका नाम था सिराजू दौला। सिराजू दौला बोलता है कि आप लोग मुझे टैक्स देंगे, ठीक है। ये बोलता है कि मुझे टैक्स देंगे और मुझे टैक्स चाहिए। और इसने ये भी विरोध किया कि जो किला है, किले के ऊपर तोप लगा, इन सब चीजों का विरोध करता है। लेकिन अंग्रेज साफ साफ मना कर देते हैं, यानी कि वो अपने जिद पे आ गए थे, वो उन्हें अपनी ताकत मालूम थी। अंग्रेज ठीक ठाक, अंग्रेज अब क्या था, अपने जिद पे आ गए थे। तो सिराजुद्दौला इन सब चीजों से परेशान होकर फिर क्या काम करता है कि बंगाल में कासिमा बाजार है और वहां पे ब्रिटिश फैक्ट्री थी। यहाँ पे जाके अपना लगभग 40,000 सेना लेता है और जाकर के यहाँ पे हमला कर देता है और यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उनको मार देता है, ठीक है। तो यहाँ के अफसर जो थे वो नाराज होते हैं और ये जो मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी वहां पे बताया जाता है ये बात। जैसे ये चीज, ये 1756 में ये सारी चीजें हो रही है, 1756 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया जाता है। तो वहां पे ईस्ट इंडिया मद्रास में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नेतृत्व तो रॉबर्ट क्लाइव ही कर रहा था, और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है और इधर से कौन आता है, इधर से आता है सिराजू दौला, ठीक है, सिराजू दौला। वो डेट थी 23 जून 1757 और जगह था प्लासी। कहाँ पे पड़ता है ये, बंगाल में। प्लासी नामक जगह पे प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 में। और सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब, ठीक है। तो इनके बीच लड़ाइयाँ होती हैं और लड़ाई होने के पश्चात सिराजुद्दौला अंत में हार जाता है और इसको मार दिया जाता है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। लेकिन आप ये भी चीज ध्यान रखिए कि ये सिराजुद्दौला हारा क्यों था। सिराजुद्दौला यहाँ पे एक सेनापति था, सेनापति का नाम था मीर जाफर। ये जो मीर जाफर सेनापति था, इसकी वजह से सारा कांड होता है, क्योंकि ये सेनापति इससे रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया था और रॉबर्ट क्लाइव ने इसको बोला था कि भाई तू अगर युद्ध नहीं लड़ेगा तो सिराजुद्दौला को मार करके, जैसे सिराजुद्दौला हारेगा मैं तुझे बंगाल का नवाब घोषित कर दूंगा। तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बनाया जाता है, किंतु यह मत कठपुतली ही रहता है, यानी कि अंग्रेज चाहते थे कि जैसा मैं बोलूं वैसा ये करे। किंतु अंग्रेज ये भी जानते थे कि अगर मैं जैसा बोलूंगा ये वैसा मीर जाफर नहीं करेगा, क्योंकि कुछ चीजें तो कर देगा लेकिन जनता इसे ज्यादा दिन तक बंगाल का नवाब रहने नहीं देगी, इसलिए ये कुछ चीजें जो है वो जनता के पक्ष में करेगा। इस वजह से इसे फिर बाद में रॉबर्ट क्लाइव हटा देता है, यानी कि अंग्रेज इसे हटा देते हैं। तो इसके बाद बनाया जाता है मीर कासिम को। और मीर कासिम जो था ये भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ
काम करता है। इस वजह से इसे फिर हटा करके फिर मीर जाफर को बना दिया जाता है। तो मीर कासिम को जब हटाया जाता है तो मीर कासिम ये भाग के जाता है अवध में। अवध वो क्षेत्र है जो अभी उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश है, लगभग वो उस पूरे को अवध बोला जाता था। तो अवध में जाता है। तो अवध में उस समय अवध का नवाब सुजाउदौला और बंगाल का नवाब खुद मीर कासिम, ठीक है, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये प्लस एक हेक्टर मुनरो। ये हेक्टर मुनरो कौन था? हेक्टर मुनरो इस समय अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था, यानी कि अंग्रेजी जो सेना थी उसका नेतृत्व कर रहा था। और इनके बीच फिर युद्ध होती है। और ये युद्ध कब होती है? ये युद्ध होती है 1764 में। कहाँ पे? बक्सर में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में युद्ध होता है। और इसमें ये अंग्रेज विजयी होते हैं। और अंग्रेज जैसे विजयी होते हैं तो सहारे की सारी जो शक्तियां थी अब किसके पास आ जाती हैं? अंग्रेजों के पास। 23 जून प्लासी 1757, ठीक, प्लासी का युद्ध, इसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। फिर होता है 1764 में बक्सर का युद्ध, और इसमें भी अंग्रेज विजयी होते हैं। तो यहाँ पे तो अभी शासक नहीं बने थे, लेकिन अंग्रेज जैसे बक्सर का युद्ध होता है तो इसमें इनको लगने लगा था कि भाई अब हमें शासक बन जाने चाहिए। 1764 में बक्सर का युद्ध जीतते हैं। तो इन्होंने जो दीवानी थी ना, दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का जो अधिकार था ना, ये इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। कहाँ का? बक्सर का, उड़ीसा का, और बंगाल तो ऑलरेडी था ही। बक्सर, उड़ीसा, बंगाल, इन सब का जो दीवानी अधिकार था ना वो अपने पास ले लेते हैं। और ये एक व्यापारी से क्या था? शासक बन जाते हैं। और इसी तरीके से फिर ये गवर्नर जनरल, वायसराय, ऐसे बनते बनते फिर एक समय आता है 1857, जहाँ पे पहली बार सिपाही विद्रोह होता है। और उस समय ब्रिटिश क्राउन जो थी उन्हें लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया में शासन करने में असफल है। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन की बागडोर है ना, वो सीधे कौन ले लेता है? ब्रिटिश क्राउन ले लेती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो जानकारियाँ हैं ये और लोगों के पास पहुँचे। अगर